हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। तो आज बड़े दिन के बाद मैं आया हूँ और आपके लिए प्रैक्टिस सेट 45 लाया हूँ। तो बहुत मेहनत करने के बाद ये बन पा रहा है, जल्दी वक्त नहीं मिल पा रहा है, मैं सॉरी इसके लिए, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने के लिए, कोशिश हमेशा करता हूँ, लेकिन फिर भी वक्त नहीं मिलने के कारण आपका जो सेट नहीं बना पा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं 45 सेट बना दिया हूँ और जो आप पढ़ लिए हैं तो कोशिश ये कीजिए, जो पीडीएफ तो मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल देता हूँ, तो पीडीएफ देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस सेट का इंतजार तो करते ही हैं, मुझे पता है, लेकिन जहाँ तक हो पाएगा मैं करूँगा। ठीक है, उसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट पीछे है, और आप तो पढ़ ही रहे हैं टेलीग्राम के माध्यम से, किताब से, सभी से पढ़ रहे, तो उसी पे पढ़िए, है ना। और प्रैक्टिस सेट भी हम लाते रहेंगे इस तरह से इंशाल्लाह। ओके, आइए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। यहाँ पे 35 सवाल मिलेगा आपको, 35, तो 35 आपको सवाल बनाना है। ठीक है, चलो। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है, मकतूब की जमा क्या है? मकतूबात, मकातिब या मकातिब या कोई नहीं। तो मकतूब की जमा है मकातीब, है ना। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी राइट होगा, मकातीब। मकातिब नहीं, मकातीब। आंसर हमारा बी जो है राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है, मकदार की जमा क्या है? मकदार की जमा क्या है? मकादीर, मकदूरात, इमकादिर या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मकदार की जो जमा है वो है मकादीर। आंसर हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, मकादीर की जमा क्या है? मकादीर। मकदार की जमा है मकादीर। तीसरा सवाल देखिए, नहीब की जमा क्या है? नहीब। ठीक है, नहीब की जमा क्या है? नुहबा, नजीब लिखा हुआ। नजीब की जमा क्या है? नुजबा या नजायब या निजाब या सभी। तो नजीब की जो यहाँ पर जमा होगा, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। लास्ट में जो बना रहे हैं आप वीडियो, जो देख रहे हैं आप, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अपना आंसर। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी राइट होगा। और या तो फिर एक ही बार आप कमेंट कर सकते हैं कि 35 में आपका कितना सही बना। चलिए नेक्स्ट चौथा सवाल है, दास्तान की जिन्स बताइए। तज़कीर है, तानीस है या दोनों है या कोई नहीं। दास्तान, तो तज़कीर तानीस भी बहुत ज़रूरी है आपके इस एग्ज़ाम में। तो 4 का जो राइट आंसर क्या होगा? बी राइट होगा। दास्तान जो है तानीस है। क्या है? दास्तान तानीस है। पांचवा सवाल देखिए, इनमें से तज़कीर कौन है? तज़कीर पूछा जा रहा है। कोशिश, खुशामद, दावत या रिज़्क़। तज़कीर कौन है ये बताना है। तो कोशिश तो तानीस है ना। खुशामद भी तानीस है, दावत भी तानीस है। तो आंसर क्या होगा? रिज़्क़ जो है तज़कीर है। और तज़कीर तानीस बनाने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने माइंड में एक छोटा सा जुमला इसको बनाया करो, और ये आप मुनहसर कीजिए खुद से। सोचिए कि क्या ये मतलब जुमला सही है या गलत है। तो इस तरह से आप बता पाएंगे। ठीक है, और सही आंसर भी उसी तरह से आएगा। तो बिना जुमला बनाए हुए अगर आप बोलते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं पे गड़बड़ हो सकता है। जुमला बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गड़बड़ गलत क्या है, सही क्या है। नेक्स्ट, इनमें से कौन तज़कीर नहीं है? इनमें से कौन तज़कीर नहीं है, यानी कि तानीस पूछा जा रहा है। ऐब, वजाहत, ख्याल या जहर। यहाँ पे जहर लिखा हुआ है, ये ऊपर बिंदु नहीं है। ठीक है, जहर याद रखिएगा, यहाँ पे जो है वो जहर है। तो तज़कीर कौन नहीं, यानी कि तानीस कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का बी राइट होगा, वजाहत। ऐब हमारा तज़कीर है, ख्याल भी तज़कीर है, जहर भी तज़कीर है। ठीक है, उसको जहर दिया गया, तो आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा, वजाहत। नेक्स्ट सातवां सवाल है, आब की ज़िद क्या है? आब, पानी या अबवाब या आतिश या मुश्किल। तो आब की ज़िद क्या है? 7 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आतिश। तो पूरी वीडियो को देखिए, और जो आपका मीनिंग है, जो ट्रांसलेशन है, बहुत काफ़ी अहम है। ठीक है, तो उसको मिस मत कीजिए। ठीक है, और जो ट्रांसलेशन मैं दिया हूँ वो यूं ही मतलब लन फन टाइप का नहीं है, अच्छा लेवल का ट्रांसलेशन है। और फिर उससे आपको जीके का भी सवाल मिलेगा, यानी कि जीके को ही, जो जीके जो बनता है, जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बनती है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको ट्रांसलेशन दिया होता कि आप बना पाएंगे, और आपको जीके भी याद होगा, ट्रांसलेशन बनाने आ जाएगा। फुर्सत की ज़िद क्या है? फरामोश, मफतूह, मशगूलियत या किल्लत। फुर्सत के मतलब तो समझ रहे, फ्री। तो इसका क्या आंसर होगा? 8 का आंसर होगा सी राइट होगा। फुर्सत की ज़िद क्या है? मशगूलियत। हाँ जी, मशगूलियत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये देखो, अब आपका मीनिंग बताना है। कत्ले आम, कत्ले आम को हिंदी में क्या बोलते हैं? नरसंहार, नवाचार या हत्या या नरभक्षी।
तो 9 का जो राइट आंसर होगा नरसंहार। कत्लेआम को क्या बोलते हैं? नरसंहार बोलते हैं। और नवाचार इख्तिराज को बोलते हैं, इख्तिराज, ठीक है, इख्तिराज को बोलते हैं। हत्या तो जानते हैं, कत्ल को बोलते हैं। नरभक्षी बोलते हैं आदमखोर, आदमखोर को बोलते हैं नरभक्षी। तो फिलहाल यहाँ पे कत्लेआम का जो हिंदी हो जाएगा नरसंहार। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका 10वां सवाल है ज़मनी इंतखाब। ज़मनी इंतखाब को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्वाचित सदस्य, उप निर्वाचन सदस्य, उप निर्वाचन या उप निरीक्षक या उप मंत्री। ज़मनी इंतखाब। तो 10 का यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे सदस्य तो कोई वर्ड आ ही नहीं रहा। ज़मनी इंतखाब मतलब वो उप निर्वाचन, क्या होगा? उप निर्वाचन। यहाँ पे बी जो होगा राइट आंसर होगा, बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है 11वां सवाल, देखिए काबिल ज़िक्र। बहुत इजी वाला वर्ड है और मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए। काबिल ज़िक्र को हिंदी में क्या बोलते हैं? अकथनीय, माननीय या उल्लेखनीय या विश्वसनीय। काबिल ज़िक्र। तो ज़िक्र का मतलब समझ लेते हैं। ज़िक्र का मतलब होता है उल्लेख करना। तो यहाँ पर जो 11 का आंसर होगा उल्लेखनीय। क्या होगा? उल्लेखनीय। मैं उम्मीद करूँगा कि 35 में आप लोग का 30 प्लस सही आंसर होना चाहिए। अगर 30 प्लस कम है तो आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है बाज़ आबादकारी। बाज़ आबादकारी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनर्वास, सूचना, प्राविलंबन या विनिमय। तो बाज़ आबादकारी, यहाँ पे 12 का जो राइट आंसर होगा पुनर्वास। क्या होगा? पुनर्वास यहाँ पे राइट होगा। बाज़ आबादकारी को पुनर्वास बोलते हैं ठीक हिंदी में, यानी कि ऑप्शन हमारा ए राइट होगा। 13 नंबर सवाल देखिए बेज़ाब्तगी। बेज़ाब्तगी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत बार सवाल पूछा हूँ। अनियमित या अनियमितता या परिवाद या मूल्य। तो बेज़ाब्तगी को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसका राइट होगा अनियमितता। क्या होगा? अनियमितता। बेज़ाब्तगी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनियमितता, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपका 14 नंबर सवाल देखिए क्या बोलता है? मानहानि। अब हिंदी से आपको उर्दू बताना है। मानहानि को उर्दू में क्या बोलते हैं? हित की इज्जती, इजाला हैसियत या दोनों या कोई नहीं। तो मानहानि को उर्दू में बोलते हैं हित की इज्जती और इजाला हैसियत, यानी कि ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। दोनों यहाँ पे आंसर सही है, हित की इज्जती और इजाला हैसियत मानहानि को होता है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर सवाल है पदीय दायित्व। पदीय दायित्व इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? ओहदेदार, जिम्मेदारी, सदर शोबा या मुनसबी जिम्मेदारी। पदीय दायित्व को उर्दू में क्या बोलते हैं? तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा मुनसबी जिम्मेदारी, डी राइट होगा। मुनसबी जिम्मेदारी यहाँ पे राइट होगा पदीय दायित्व का। नेक्स्ट 16वां सवाल है प्रतिभूति। प्रतिभूति को उर्दू में क्या बोलते हैं? अर्जी, दरखास्त, दोनों या ज़मानत। तो प्रतिभूति को उर्दू में बोलते हैं ऑप्शन हमारा डी राइट होगा ज़मानत। प्रतिभूति को क्या बोलते हैं? ज़मानत बोलते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सवाल 35 है सर, एग्जाम में तो 100 सवाल आएगा। आप परसेंटेज निकालिए, कितना सही बनाते हैं उसका परसेंटेज निकालिए, तो पता चलेगा कि आप कितना परसेंट सही कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? कितना भी सवाल हो, सवाल 10 हो या 20 हो 30, उससे कोई मतलब नहीं, परसेंटेज होना चाहिए। परसेंटेज अगर आपका हाई है तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट सवाल आपका है ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक विषय को उर्दू में क्या बोलते हैं? इख्तियारी मौजू, इख्तियारी मजमून, खुसूसी मौजू या सभी। तो ऐच्छिक विषय का मतलब, ऐच्छिक मतलब जो हम चाह रहे हैं, विषय के क्या बोलते हैं? यहाँ पे मौजू बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए होगा इख्तियारी मौजू। ऐच्छिक विषय को क्या बोलेंगे? इख्तियारी मौजू। 18वां सवाल ये देखिए देशभक्त। देशभक्त को उर्दू में क्या बोलते हैं? हुब्बुल वतन, हुब्बुल वतनी, बागी या नामजदगी। देश वतन को क्या बोलते हैं? तो 18 का यहाँ पे आंसर होगा बी, आंसर हमारा बी होगा। 18 का सॉरी ए होगा हुब्बुल वतन। हाँ 18 का आंसर ए होगा। हुब्बुल वतन का मतलब देशभक्त हो गया, हुब्बुल वतनी मीन्स देशभक्ति हो जाएगा। और बागी का मतलब समझ रहे हैं ना, गद्दार जिसको बोलते हैं। और नामजदगी के मतलब नामांकन इस टाइप का कुछ होता है। हाँ तो यहाँ पे फिलहाल आंसर होगा हुब्बुल वतन, देश वतन का। अब आपका ग्रामर का सेक्शन आ गया, यानी कि 5 इंपॉर्टेंट ग्रामर का क्वेश्चन। तो ग्रामर तो आप लोग पढ़ ही रहोगे है ना। चलिए यहाँ पे आंसर बताइए 19 का। वाव मारूफ की मिसाल इसमें से कौन है? खूब, खाब, जोड़ या सभी। तो पढ़े होंगे वाव मारूफ की 3 किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। 19 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आंसर हमारा ए होगा राइट, खूब। जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उसको वाव मारूफ बोलते हैं, और जिस वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए उसको बोलते हैं वाव मजहूल, और जिस वाव को लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसको बोलते हैं वाव मादूला। तो आप लोग को तो याद ही होगा, एक बार रिवीजन भी करा दिया मैं। नेक्स्ट अलिफ मकसूरा की मिसाल कौन है?
तो अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा ये दो पढ़े होंगे। तो ऑप्शन देखिए आसियाना, आराम, आमरूज है ना, आबाद। तो अलिफ मकसूरा की मिसाल कौन है? तो 20 का यहाँ पे आंसर होगा अमरूज। क्या होगा? अमरूज यहाँ पे राइट होगा। तो अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा। ममदूदा बोलते हैं जो खींच कर पढ़ते हैं, यहाँ पे सारा जो 3 वर्ड है ये सब खींच के पढ़ने वाला है, बाकी ये मकसूरा में खींच के नहीं पढ़ता। आंसर हमारा सी राइट होगा। नेक्स्ट 21वां सवाल देखिए, हाय मुख्तफ़ी की मिसाल कौन है? तो हाय की भी किस में पढ़े होंगे? हाय यानी कि ये वाला हा, इसको बोलते हैं हाय मुख्तफ़ी, यानी कि हाय मलफूजी और हाय मुख्तफ़ी होता है। तो क्या है इसका आंसर होगा? तो 21 का जो आंसर होगा बी राइट होगा, यानी कि रास्ता। हाय मलफूजी बोलते हैं जो हाय साफ साफ लिखा जाए, साफ साफ पढ़ा जाए। क्या होगा? जो हाय साफ साफ लिखा जाए। और जो हाय जो है यहाँ पे जो ना आंसर आपको देखा जाए तो ये दोनों आंसर होगा, दोनों आंसर होगा, ठीक है। बिकॉज देखिए बंदा जब बोलते हैं तो बंदा बोलते हैं, इसका मतलब सिर्फ लिखने पे डिपेंड नहीं है, पढ़ने पे भी डिपेंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मिस्टेक किया हूँ, तो 21 का आंसर बी और डी दोनों सही होगा। क्योंकि बंदा जब बोलते हैं बंदा, लिखते हैं बंदा, तो जो हा लिखा जाए लेकिन साफ साफ तलफ़ुज़ ना निकले तो वो हाय मुख्तफ़ी में ही गिनती आता है। और रास्ता में तो खैर हा लिखा हुआ है, टूटी है, लेकिन पता नहीं चल रहा, लेकिन बंदा में लिखा हुआ दिख रहा, तो इसमें कन्फ्यूज मत कीजिएगा, बंदा भी हाय मलफूज मुख्तफ़ी में ही आता है। और वाह चाह, तो ये तो क्लियर पता चल रहा, बोल भी रहे क्लियर, लिखाने से मतलब नहीं, बोलना भी ज़रूरी है, क्लियर आवाज़ भी निकलना ज़रूरी है। तो इस तरह से आंसर बी और डी दोनों यहाँ पर जो है करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 22वां सवाल है, इनमें से मुरक्कब की मिसाल कौन है? मुरक्कब, तो मुफरद और मुरक्कब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अंजाम, कुतुबखाना, आगाज़ या आसियाना। मुरक्कब, तो 22 का जो आंसर होगा ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी राइट होगा, कुतुबखाना। कुतुबखाना यानी कि मुरक्कब में 2 अल्फाज जुड़ करके एक अल्फाज बनते हैं। तो कुतुब अलग है, खाना अलग है, ये मिल करके एक अल्फाज बन गए। लेकिन अंजाम, आगाज़, आसियाना ये सब एक ही वर्ड है। तो एक वर्ड वाला रहे तो मुफरद होगा, और 2 वर्ड मिलकर बनेगा, 2 या 2 से अधिक तो मुरक्कब हो जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? बी राइट होगा। 23वां सवाल है, इसमें मौसूल की मिसाल कौन है? मौसूल, खुदा का बंदा, ये सब, या जो शख्स, या कलम। तो इसमें मौसूल का यहाँ पे मिसाल बताना है। 23 का क्या आंसर होगा? जो शख्स, यानी कि जब सेंटेंस बोलते हैं ना कि जो शख्स आ रहा वो मेरा दोस्त है, तो एक सेंटेंस ये जो शख्स से पूरा क्लियर हो जाता है। जो शख्स, जिस जगह, है ना। और आपका देखें यहाँ पे खुदा का बंदा, ये आपका इसमें इजाफत पढ़े होंगे वो है, और ये सब आपको इसमें इशारा है। कलम तो एक इसमें है ही है। चलिए 24वां सवाल है, ताजमहल। अब आपका जीके का सवाल आ गया। ताजमहल मकबरे का मंसूबा किसने तैयार किया था? ताजमहल मकबरे का मंसूबा किसने तैयार किया था? तो हो सकता है मे भी मुझे लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ होगा इमला, तो आप इस्लाह जरूर कीजिएगा, बताइएगा, हो सकता है लिखने में कुछ गलती हो। तो ताजमहल मकबरे का मंसूबा किसने तैयार किया था? शाहजहाँ, उस्ताद ईसा, जहांगीर या शेर शाह। तो इसका राइट आंसर होगा मंसूबा, यानी कि योजना किसने तैयार की। तो 24 का यहाँ पर जो आंसर होगा उस्ताद ईसा। क्या होगा? उस्ताद ईसा। शाहजहाँ ताजमहल बनवाए थे, लेकिन जो डिज़ाइन जो बनाया था, मंसूबा यानी कि योजना जो तैयार किया था, वो ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी होगा, उस्ताद ईसा। नेक्स्ट 25वां सवाल है, कैबिनेट मिशन, ठीक है। कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान कब आया? 1928 में, 1942 में, 1946 में, 1939 में। कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान कब आया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25 का? तो यहाँ पर जो 25 का आंसर होगा 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था, और 1928 में साइमन का मिशन आया था, और 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, और 1939 में तो कोई मिशन नहीं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो ये आपका जीके का सवाल है फिलहाल। नेक्स्ट 26 सवाल है, काबीना की मीटिंग की सदारत कौन करता है? यानी कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका हिंदी हुआ वज़ीर दिफा, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, सदर जमहूरिया। तो 26 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी होगा, वज़ीर आज़म। काबीना की मीटिंग यानी कि मंत्रिमंडल का जो बैठक करता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, वज़ीर आज़म करता है। नेक्स्ट आपका 27वां सवाल है, सदर जमहूरिया के लिए पहला इंतखाब कब हुआ था? यानी कि राष्ट्रपति के लिए सबसे पहला चुनाव जो वो कब हुआ था? 1950 में, 51 में, 52 में या 55 में? तो 27 का यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा 1952 में सदर जमहूरिया यानी कि राष्ट्रपति का पहला
चुनाव हुआ था, प्रथम चुनाव हुआ था, ठीक है। सदर जमहूरिया का चुनाव कब हुआ था? 1952 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इस तरह से सवाल आप मेरे ख्याल से जीके अगर पढ़ रहे हैं तो इस तरह का सवाल पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर हो, चूँकि हम लोग जो यानी कि बीएसएससी का जो आप एक देने जा रहे एग्जाम, तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपकी किताब में, गाइड में इस टाइप का सवाल देखने को मिल रहा है। और इस टाइप का अगर बनाते हैं तो उर्दू ट्रांसलेट भी पता चलता है, मीनिंग भी पता चलता है, और जो मतलब ऑफिशियली जो मीनिंग होता है उसके बारे में भी पता चलता है, ठीक है। आइन में कितने तरह का तरमीम किया जाता है? तो फिलहाल मुझे तो अभी मतलब याद नहीं आ रहा कितने तरह के, यानी कि कौन कौन है वो याद नहीं, लेकिन इतना पता है कि आइन में 3 प्रकार का तरमीम किया था, ठीक है, संशोधन किया था। संविधान में 3 प्रकार के संशोधन करते हैं। ऑप्शन हमारा बी। अब वो तीन प्रकार कौन कौन है फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा अभी। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बताइए। अब आपका ट्रांसलेशन आ गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपका ट्रांसलेशन भी उसी हिसाब से लाया हूँ मैं, ताकि यानी कि जीके का ही सवाल उठाया हूँ उसको ट्रांसलेट किया हूँ, ताकि जीके भी याद हो जाए और ट्रांसलेशन भी क्लियर हो गया। यानी कि एक पंथ दो कार्य, ये तो सुने ही होंगे आप। तो ये आपका यहाँ पे देखिए 29 सवाल है। उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष है। अब ऑप्शन पढ़िए खुद से और आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। तो 29 नंबर यहाँ पे जो ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? डी राइट होगा। अदालत आलिया के जजों की सुप्तदोषी की उम्र 62 साल है। तो सिर्फ एक वर्ड देखने से आप सही नहीं कर दीजिए, पूरा सेंटेंस पढ़िए। जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो आपको चारों यानी कि चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन है सभी को गौर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए का उम्र की उम्र, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। यहाँ पे देखिए की उम्र 62 वर्ष है। अदालत आलिया के मुंसिफ की सुब्तदोषी की उम्र 62 बरस है। हाँ जी, आपका ए भी सही लग रहा। और अदालत आलिया के जजों की सुब्तदोषी का उम्र तो होगा नहीं। अदालत आलिया के जजों की, ये तो सुब्तदोष लिखा हुआ है, सुब्तदोष तो होगा नहीं। अदालत आजमा लिखा हुआ, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए अदालत आलिया के जजों, अच्छा यहाँ पे देखिए न्यायाधीशों है ना, नहीं होगा तो ये न्यायाधीशों यानी कि मुंसिफों, यानी कि ये जमा है तो हमको भी जमा यहाँ पे देखना पड़ेगा। बस यही दोनों में डिफरेंट है। तो ऑप्शन हमारा फिलहाल डी राइट होगा। चलो तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। नेक्स्ट है मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। बुनियादी हक पर पाबंदी लगाने का हक आइन को है। बुनियादी फ़राइज़ पर पाबंदी लगाने का हक कानून को है। बुनियादी फ़राइज़ पर पाबंदी लगाने का हक पार्लियामेंट को है। बुनियादी हुकूक पर पाबंदी लगाने का हक पार्लियामेंट को। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? मूल अधिकार को तो उर्दू में जानते हैं बुनियादी हक होता है या बुनियादी हुकूक, दोनों होता है। प्रतिबंध यानी कि पाबंदी लगाने का अधिकार हक संसद को है। तो यहाँ पे आइन लिख दिया तो वो तो चलेगा नहीं। कानून लिख दिया, कानून को तो संसद तो नहीं होता है, पार्लियामेंट होता है। लेकिन यहाँ पर बुनियादी फ़राइज़ लिख दिया गया है, तो फ़राइज़ यहाँ पे कर्तव्य तो नहीं अधिकार बोल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको पढ़ना है और इसको छांटना है। नेक्स्ट 31वां सवाल देखिए, राज्यसभा का गठन 1952 ईस्वी को हुआ। तो इस तरह से आप जीके भी याद करते जाइए और ट्रांसलेशन भी बनाते जाइए। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ। राज्यसभा यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है। कानून साज असेंबली की तामीर 1952 को हुई। कानून साज असेंबली की तामीर 1952 को हुआ। कानून साज असेंबली की तश्कील 1952 को हुई। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा कानून साज असेंबली की तश्कील 1952 को हुई। तो राज्यसभा के मेरे ख्याल से कानून साज असेंबली में हमको भी कुछ डाउट लग रहा है, यहाँ पे कन्फ्यूज हम भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लिख दिए हैं, एक जगह लिखा हुआ था, इसी से मैं लिख दिया हूँ, याद नहीं आ रहा था मुझे। तो आप लोग मुझे बताइए राज्यसभा को ये क्या सही है? कानून साज असेंबली, कानून साज असेंबली मेरे ख्याल से विधानसभा होता है, और अगर सही है तो बिल्कुल। लेकिन राज्यसभा है तो काउंसिल होना चाहिए, कानून साज काउंसिल। फिलहाल आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे पता है कि आप लोग पढ़े थे और बेहतर से याद होगा आपको। फिलहाल वहाँ पे सिर्फ वो मीनिंग चेंज करना है। 32वां सवाल देखिए, अब हिंदी से उर्दू बताना। प्रथम संविधान संशोधन 1951 को हुआ। प्रथम संविधान संशोधन 1951 को हुआ, याद रखेंगे, आपका जीके का सवाल है। पहला कानूनी तरमीम 1951 को हुई। पहला आइनी तरमीम 1951 को हुई। पहला आइनी तरमीम 1951 को हुआ। तो पहला यहाँ पे लिखा गया है, पहली नहीं, आइन है ना, यहाँ का आइन की नहीं। तो जब पहला हो गया तो हुआ होना चाहिए, हुई तो नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 सवाल देखो, तखमीना कमेटी में 30 मेंबरान होते हैं।
तखमीना कमेटी का मतलब हुआ होता है, आप बता सकते हैं तखमीना कमेटी, बाकी सारा सेम है, सिर्फ यहाँ पे वही चेंज है तखमीना कमेटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तखमीना को हिंदी में बोलते हैं जी प्राक्कलन। क्या बोलते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। तो याद रखेंगे प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ये भी सवाल याद रखेंगे, कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है चौथे सवाल है, बुनियादी फ़राइज़ की कुल तादाद 11 है। ठीक है, बुनियादी फ़राइज़ का मतलब हुआ का मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे देखिए फ़राइज़ लिखा हुआ है तो कर्तव्य होना भी जरूरी है, यहाँ पे दोनों भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुल जनसंख्या 11 है, तो जनसंख्या यहाँ पे नहीं, सबसे बेहतर है जनसंख्या। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। ठीक है, अधिकार तो नहीं होगा, मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। आंसर हमारा बी जो होगा राइट होगा। नेक्स्ट 35 सवाल और लास्ट सवाल है, आइन साज असेंबली के मुस्तकिल सदर कानून राजेंद्र क्या है? आइन साज असेंबली के मुस्तकिल सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 35 का क्या आंसर होगा बताइए फास्ट में। तो 35 नंबर सवाल का जो यहाँ पर आंसर होगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, मुस्तकिल का मतलब होता है अस्थायी, और आरजी होता है, आरजी सदर होता है, ये अस्थायी होता है। तो यहाँ पर तो आरजी काम आएगा नहीं, और यहाँ पे देखिए ये सब तो पूरा गायब कर दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर बी राइट होगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आप जीके भी याद कर लेना कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बुनियादी फ़राइज़ कितने हैं? 11 है। तखमीना कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबरान होते हैं? 30 होते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम संविधान सभा का संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, और राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। और है मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का हक किसके पास है? पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल है। तो यहाँ पे देखो उच्च न्यायालय के दिया 62 साल, अगर सर्वोच्च न्यायालय बोल देता यानी कि उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं अदालत अज़मा, तो उसके जो न्यायाधीश है उसकी जो है आप सेवानिवृत्ति का जो उम्र है वो है 65 साल। फिलहाल यहाँ पे देखिए बहुत सारा सवाल हो गया ना, तो कैसा लगा आप लोग को? अच्छा लगा पढ़ने में? तो वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह तैयारी करते रहिए। और आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से पढ़े रहें। फिलहाल अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मतलब टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, तो टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहाँ पे सर्च कीजिए बिहार उर्दू अनुवादक। वहाँ पे बहुत सारे 1000 से मेरे ख्याल से 1000 के आसपास होने वाले सब जुड़ गए हैं और क्यूज़ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो उसी से हेल्प भी ले रहे हैं। चलिए फिलहाल मैं वीडियो के यहाँ पे लास्ट करता हूँ। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डाइट चावल, थैंक यू एवरीवन।